Hello everyone. Our today's topic is hemopoiesis. Hemopoiesis, it means formation of blood cells. Hemopoiesis इसका मतलब जब हम ब्लड का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि लिम्फोसाइट्स जो है दे हैव लाइफ टाइम मेजर्ड इन द ईयर्स। कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स भी हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत सालों तक, जैसे कि मेमोरी सेल्स हैं। जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो कुछ ऐसी लिम्फोसाइट्स या कुछ ऐसी मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में ईयर्स हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो मोस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड के हैं, वो आवर्स में, डेज़ में, वीक्स में ऐसे ही कुछ टाइम तक ही ज़िंदा रहते हैं और उन्हें कॉन्टीन्यूसली बॉडी में रिप्लेस भी होना पड़ता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है रेगुलेट करता है टोटल नंबर ऑफ आरबीसी प्लेटलेट इन द सर्कुलेशन। नेगेटिव फीडबैक से मेरा मतलब है कि जब भी बॉडी के अंदर इन सेल्स की ज़रूरत होगी तो ये सेल्स ज़्यादा सिंथेसाइज होती हैं, जल्दी सिंथेसाइज होती हैं एनी काइंड ऑफ डैमेज और इंजरी के केस में। बहुत सी बॉडी के अंदर WBCs हैं। WBC का अमाउंट बॉडी में तब बढ़ता है जब किसी तरह का इन्फेक्शन होता है। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द हीमोपोiesis, द प्रोसेस बाय विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डेवलप। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में बात किए थे, जिनकी बात हमने की थी, RBC हैं, WBC हैं एंड ऑफ कोर्स दीज आर प्लेटलेट्स। ये तीन टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स जब बॉडी में फॉर्म होते हैं तब हम उसे हीमोपोiesis कहते हैं। हीमोपोiesis, पोइसिस का मतलब ही होता है, दिस वर्ड पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, मेकिंग। बिफोर बर्थ हीमोपोiesis, लिसन टू मी प्लीज़ वेरी केयरफुली, हीमोपोiesis बिफोर बर्थ जो है एक्चुअली दैट स्टार्ट इन द yolk sac. Yolk sac, I'm talking about embryonal stage या बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ अगर सबसे पहले बात करें तो इट अकर्स इन द yolk sac. इट स्टार्ट्स फर्स्ट अकर इन द yolk sac ऑफ एम्ब्रियो, लेकिन yolk sac के बाद लेटर इट शिफ्टेड टू द, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लीवर के पास, स्प्लीन के पास, थाइमस के पास एंड उसके अलावा लिम्फ नोड्स। ये बिफोर बर्थ की बात मैं कर रही हूँ। बिफोर बर्थ लीवर, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, लेकिन सबसे पहले ये जो है yolk sac इसका फॉर्मेशन करता है, बट लेटर ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स। अब अगर ये तो बात हमने की है किस स्टेज में बिफोर बर्थ, या हम कहें दिस इज इन केस ऑफ फीटस। Now, if we talk about the adult, after birth, red bone marrow become the primary site. So here I am writing about adults. In case of adults, bone marrow. In case of adults, the bone marrow is the primary site जहाँ पर हमारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, हमारा या ब्लड सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। रेड बॉन मैरो एक्चुअली ये एक प्राइमरी साइट हीमोपोiesis की बन जाता है इन द लास्ट 3 months बिफोर बर्थ। मतलब कि वापस बता रही हूँ, सबसे पहले yolk sac में स्टार्ट होता है, बाकी उसके बाद ये फीटल स्टेज में ये चारों काम करते हैं। लेकिन एडल्ट में भी बॉन मैरो, लेकिन ये ना केवल एडल्ट में, बर्थ से 3 महीने पहले बिफोर बर्थ, अगर जेस्टेशन पीरियड 9th मंथ का हम ले रहे हैं तो 7th, 8th, 9th मंथ में हीमोपोiesis जो है वो भी बॉन मैरो में होता है। और ये बॉन मैरो कॉन्टीन्यूसली, अगर मैं बात करूँ तो रेड बॉन मैरो जो है वो कॉन्टीन्यूसली एडल्ट में और थ्रू आउट द लाइफ हमारा एक प्राइमरी सोर्स रहता है जो हमें सारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स प्रोवाइड करता है। अब हम बात करने वाले हैं हीमोपोiesis का कंप्लीट प्रोसेस। दिस रेड बॉन मैरो एक बहुत ही वैस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपको मिलता है, अगर मैं बोन की स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं तो बोन की स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेबेक्यूली होते हैं और ये स्पॉन्जी बोन का पार्ट है। और इन स्पॉन्जी बोन में ये जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ पर इन ट्रेबेक्यूली के बीच में स्पॉन्जी बोन में यहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट है। तो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है अब तो आप बताएंगे। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी पार्ट, स्पॉन्जी बोन एंड बिटवीन द ट्रेबेक्यूली ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। अब ये जो है बोन्स, अगर हम बोन्स की बात करें तो आप बताएंगे इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, pectoral and pelvic girdle और the proximal epiphysis of humerus and femur।
जो रेड बोन मैरो है उसके अंदर स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती हैं. द नेम इज़ रिटन हेयर, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल देम, दे आर ऑल्सो नोन एज हीमोसाइटोब्लास्ट. ये हीमोसाइटोब्लास्ट, देखिए व्हाट इज़ द स्टेम सेल. स्टेम सेल आर दो सेल्स विच एक्चुअली फॉर्म न्यू सेल्स, बट साइड बाय साइड दे ऑल्सो फॉर्म देयर ऑन कॉलोनी. वो साइड बाय साइड अपनी पॉपुलेशन भी बनाती रहती हैं. तो हीमोसाइटोब्लास्ट या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है, दे आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो. एंड व्हाट आर द स्टेम सेल्स? द स्टेम सेल्स विच साइड बाय साइड फॉर्म देयर ऑन कॉलोनी. और ये जो अपनी कॉलोनी बनाती हैं, ये कॉलोनी बाद में दोबारा इसी डिवीज़न में पार्टिसिपेट करने में काम आती है. These pluripotent stem cells, ये जो हैं, these are derived from the mesenchyme. ये वो टिश्यू है जिससे कि हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हुए हैं. ये जो सेल्स हैं इनके अंदर कैपेसिटी है. वाई वी कॉल देम प्लूरीपोटेंट? बिकॉज दे आर हैविंग कैपेसिटी, दे आर हैविंग टेंडेंसी टू डेवलप इन द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें, ऑल बोन मैरो इज़ रेड. तो एक्टिव इन द ब्लड सेल प्रोडक्शन. अगर सारा बोन मैरो रेड है, जैसे ही इंडिविजुअल एजेस, मतलब एज हो जाती है, तो रेट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. एंड रेड बोन मैरो इन द मेड्युलरी कैविटी, रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो इन द मेड्युलरी, यहाँ पर बोन के अंदर यहाँ होगी मेड्युलरी कैविटी, जिसे हम मैरो कैविटी भी कहते हैं. तो मैरो कैविटी के अंदर लॉन्ग बोन्स में ये रेड बोन मैरो इनएक्टिव हो जाता है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय येलो बोन मैरो. So here in the marrow cavity I am forming, this is the yellow bone marrow, and this yellow bone marrow, ये जो है दिस इज़ येलो बॉन मैरो. तो रेड बॉन मैरो को ये रिप्लेस करेगा लेटर एज में. अब कुछ कंडीशंस में, या जैसे कंडीशंस की बात कहूँ तो मैं कहूँगी इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, ये जो येलो बॉन मैरो है दैट कैन रिवर्ट टू द रेड बॉन मैरो अगेन. तो जो बॉडी को ज़रूरत है तो रेड बॉन मैरो दोबारा बनेगा येलो बॉन मैरो से. This occurs क्योंकि blood forming stem cells from the red bone marrow move into yellow bone marrow, which is then repopulated by pluripotent stem cells. अब हम वापस फोकस करते हैं स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स जो है रेड बोन मैरो में, ये रिप्रोड्यूस करेंगी देम सेल्स, प्रोलिफरेट करेंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी उन सेल्स में दैट गिव राइज टू ब्लड सेल्स. अब ये देखिए, दो तरह की पॉपुलेशन इस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से क्रिएट हो रही है. दिस इज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. दिस इज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जिसे मैंने कहा हीमोसाइटोब्लास्ट. ये जो है डिफरेंट टाइप की सेल्स बना रही हैं. So please have a look again. Pluripotent stem cells, they form two types of cells. One is called myeloid stem cell, और जो second type की कॉलोनी जो बन रही है, this is called lymphoid stem cells. ये भी stem cells हैं. अब ये काफ़ी तरह की सेल्स बना सकती हैं. कौन कौन सी? इनसे बनेगी RPC, इनसे बनेगी प्लेटलेट्स, इनसे बनेगी इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मतलब कि तीनों तरह की ग्रेन्यूलोसाइट्स जो WBC की सब टाइप्स हैं, और इनसे बनेगी मोनोब्लास्ट से हम बनाएंगे मोनोसाइट्स. इसके अलावा मास्ट सेल भी माइलॉइड स्टेम सेल से ही बनती है. नेक्स्ट कॉलोनी जो बन रही है दैट इज़ कॉल्ड लिम्फॉइड स्टेम सेल विच गिव राइज टू लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो कि एक्चुअली दे बिगन देयर डेवलपमेंट इन द रेड बोन मैरो, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है लिम्फोटिक टिश्यूज़ के अंदर. इन लिम्फेटिक टिश्यूज़ के बेस पर बच्चों हम इन्हें नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, क्योंकि इनका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है थाइमस के अंदर और इसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है इन बोन मैरो इटसेल्फ. तो लिम्फेटिक टिश्यू में या लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है. एक्चुअली ये एक और तरह की सेल भी बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल किलर सेल. अब जो बहुत सारी जो स्टेम सेल्स हैं, इन सभी स्टेम सेल्स का ये चार्ट जो है ये आपको हर बात क्लियर करता है. नेक्स्ट फेज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से माइलॉइड स्टेम सेल्स बनने के बाद, इन नेक्स्ट फेज दीज माइलॉइड स्टेम सेल्स विल फॉर्म द नेक्स्ट कॉलोनी, जिन्हें हम
प्रिकर्सर सेल्स या ब्लास्ट, जिनके लास्ट में ब्लास्ट आता है, ये प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बनाने की कैपेबिलिटी भी रखती हैं, जिनके बारे में हम कनेक्टिव टिश्यूज़ में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ मोनोब्लास्ट, तो मोनोब्लास्ट जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी मोनोसाइट्स में। अगर मैं मोनोब्लास्ट की बात कर रही हूँ तो वो मोनोसाइट्स में डेवलप होंगी। फॉर एग्जांपल इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इओसिनोफिल्स में। बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट इस टाइप ऑफ इसी से बनी हुई माइलॉइड से टिश्यू से बनी हुई स्टेम सेल है। दिस बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट मतलब हम इन्हें प्रिकर्सर सेल्स कहते हैं। A very important thing about the megakaryoblast are the precursor cell of platelets, जो कि मेगाकैरियोसाइट्स में डेवलप होंगी और फ्रेगमेंटेशन से इनसे डेवलप होगी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो फ्रेगमेंटेशन से बनी है, इसलिए प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। कुछ हार्मोन जो हैं वो भी इस प्रोसेस में, हीमोपोएसिस प्रोसेस में हेल्पफुल हैं, जैसे हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, वो रेगुलेट करते हैं इस डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफरेशन को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर इज एरिथ्रोपोइटिन। This erythropoietin actually that increase the number of RBC in our body. RBC की precursor EPO, शॉर्ट में जब मैं यूज़ करूँगी मैं इसे EPO भी कहूँगी। This is produced by the cells of kidney which are present between the किडनी ट्यूब्यूल्स, जो आपको याद होगा पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये उनके बीच में प्रेजेंट हैं। अगर किसी केस में रीनल फेलियर हो जाता है तो EPO जो है उसका रिलीज स्लो हो जाएगा और RBC प्रोडक्शन जो है वो भी इनएडिक्वेट हो जाएगा। इससे हमारी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और एनीमिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर इज़ थ्रोम्बोपोइटिन। जैसा कि इसका नाम ही आपको बता रहा है, दिस थ्रोम्बोपोइटिन, जिसे शॉर्ट में हम TPO भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। दिस इज़ द हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ये लीवर प्रोड्यूस करता है एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स फ्रॉम दिस मेगाकैरियोसाइट्स। इसके अलावा कुछ और साइटोकाइन्स, नाम लिखा है मैंने, साइटोकाइन्स, वो भी इस काम में, इस फंक्शन में, मतलब कि हीमोपोएसिस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हम जो साइटोकाइन्स की बात कर रहे थे, बेसिकली ये जो साइटोकाइन्स हैं दीज आर स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स और इन्हें जो हैं हमारी सेल्स ही प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स है, मैक्रोफाजेस हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, एंडोथेलियल सेल्स हैं। साइटोकाइन्स जो हैं इन्हें हम लोकल हार्मोन्स भी कह सकते हैं। लोकल हार्मोन्स वो होते हैं जो कि नियर बाय सेल्स या खुद जो सेल्स उन्हें सिक्रीट करती हैं उन पर ही एक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑटोक्राइन और पैराक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स, जिनके बारे में हम एंडोक्राइन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो साइटोकाइन्स हैं दैट स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोजेनेटर सेल्स, और प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं उनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हीमोपोएसिस में हमने देखा कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनाती हैं, और माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं ये आपके सामने प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं जो कि आगे रेटिकुलोसाइट्स बनाती हैं। RBC प्रोडक्शन में जो प्रिकर्सर सेल है दैट इज कॉल्ड एज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट विच इज़ प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है इट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड प्रोड्यूसिंग सेल्स दैट बिगिन टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। Ultimately, a cell near the end of development sequence eject its nucleus and become this reticulocyte. अब यहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, this cell is actually ejecting its nucleus और ये बन रही है रेटिकुलोसाइट्स। अब जो न्यूक्लियस का लॉस्ट हो जाता है उसकी वजह से सेंटर का जो सेल, सेंटर जो है, सेंटर पार्ट ऑफ सेल है वो थोड़ा इंडेंट हो जाता है और RBC की जो डिस्टिंक्ट बाइकनकेव शेप है वो हमारे सामने आती है। रेटिकुलोसाइट जो है दैट रिटेन सम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लीज़ लिसन अगेन रिपीटिंग, रेटिकुलोसाइट्स जो हैं उनके पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रह जाते हैं। दे पास फ्रॉम द रेड बोन मैरो
I'm talking about reticulocytes, they pass फ्रॉम द रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो से कहाँ आ जाती हैं, तो आप बताएंगे कि ये रेड बोन मैरो से निकलकर ये रेटिकुलोसाइट्स जो हैं दे कम्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ये एंडोथीलियल सेल से स्क्वीज होकर आ जाती हैं। रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो मैच्योर दिस एरिथ्रोसाइट आरबीसी बनाती हैं विद इन द 1-2 days आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द रेड बोन मैरो। तो रेटिकुलोसाइट्स जो हैं दे इजेक्ट न्यूक्लियस। तो रेटिकुलोसाइट्स इसका मतलब इनके पास न्यूक्लियस था। इनके बीच में स्टेज जो है एक और आती है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मोब्लास्ट और उसके बाद नॉर्मोसाइट्स। वो भी सेल्स इन्हीं वो 1-2 ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है उसी के दौरान आती है। WBC की अगर हम बात करते हैं तो WBC में माइलॉइड स्टेम सेल से इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं। एंड आपने एक पॉइंट पे ध्यान दिया है तो यहाँ देखिए मोनोसाइट जब सर्कुलेशन में आ जाती है देन इट बिकम मैक्रोफाज। मैक्रोफाज दिस सेल इज हैविंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी। नॉट ओनली द मोनोसाइट, वन मोर सेल विच इज़ न्यूट्रोफिल दैट इज ऑल्सो हैविंग न्यूट्रोफिल। जब भी ये भी सर्कुलेशन में आती है तो ये भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है। और माइलॉइड स्टेम सेल जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये मास्ट सेल भी प्रोड्यूस करती हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो तरह की, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। दिस टी इज़ एक्चुअली द बेस्ड ऑन थाइमस जहाँ पर इनका प्रोलिफरेशन होता है, एंड बी लिम्फोसाइट्स दैट इज़ बेस्ड ऑन बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में ही बनती हैं और बोन मैरो में ही इनका मैच्योरेशन होता है। ये सर्कुलेशन में आने के बाद ड्यूरिंग द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स वी विल सी इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जहाँ पे हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो सेल है दिस कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल। पूरा नाम के लिए आप इसे प्लाज्मा बी सेल भी कह सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नेचुरल किलर सेल भी दिस इज़ अ टाइप ऑफ WBC विच इज़ फाउंड बाय लिम्फॉइड स्टेम सेल। फॉर द फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स आप ये बता सकते हैं ये बहुत से इन्फेक्शियस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ कुछ ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करती हैं। सो इन दिस वे वी completed this process hemopoiesis. In my next lecture we will do further detail of these formed elements, obviously RBC, WBC and platelets. Thank you for watching.